बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। ये अल्फाज हैं जनाब आसिफ सईद खोसा साहब के, और उन्होंने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है जनरल मुशर्रफ के केस के तफसीली फ़ैसले के बाद। और उन्होंने कहा है कि जज की हैसियत से मेरे लिए ये अहम नहीं कि दूसरों का रद्द-ए-अमल या नताइज क्या हो सकते हैं। अपने 22 साल कैरियर के दौरान बिला खौफ व ख़तर मैंने फ़ैसले किए। मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मेरे और अदलिया के ख़िलाफ़ घिनौनी साजिश है। अपनी हदूद का इल्म है, सच सामने आएगा और सच का ही बोलबाला होगा। जनाब आसिफ सईद खोसा साहब, जो कि इस वक्त तक चीफ़ जस्टिस हैं और आज रात 11 बजे वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अगर हमने किसी कुएं में छलांग मारनी हो तो हम कभी भी नहीं मारेंगे। हम कभी भी नहीं ये सोचेंगे कि जो होगा देखा जाएगा। हम किसी भी चलती हुई ट्रेन के सामने कभी भी नहीं आएंगे और हम ये नहीं कहेंगे कि जो होगा देखा जाएगा। ये कभी भी नहीं होगा कि आपको सैलरी मिले और आप सैलरी मिलते ही पहले दिन, महीने के पहले दिन जाके आप नया आईफोन या कोई ऐसी चीज़ या लैपटॉप ख़रीद के लें और उसके बाद आप देखें कि ठीक है जी पूरा महीना जो होगा देखा जाएगा। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम नहीं कह सकते कि जो होगा देखा जाएगा। और आप ये देखें कि आप एक इदारे के चीफ़ हैं और पूरे मुल्क की अदलिया जो कि पिलर है इस मुल्क का, स्टेट का, उसका चीफ़ इतना कैजुअल बिहेवियर किसी भी सूरत नहीं रख सकता। और उसको हज़ार दफ़ा सोचना होगा कोई भी फ़ैसला करने से पहले, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, क्योंकि उसका कोई भी फ़ैसला सिर्फ उसकी हद तक महदूद नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान पर उसका असर होगा। मैं गुज़िश्ता 9 साल से आसिफ सईद खोसा के फ़ैसले देख रहा हूँ। मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक वो एक ईमानदार और जुर्रतमंद जज रहे हैं। उन्होंने बहुत से फ़ैसलों में इफ्तिखार चौधरी के साथ बैठकर उनके मुंह पर उनसे इख्तलाफ किया, जबकि उस वक़्त मैं देख रहा होता था कि जनाब जवाद ख्वाजा साहब हमेशा गलत हो या सही हो, उन्होंने हमेशा इफ्तिखार चौधरी की हाँ में हाँ मिलाई और फ़ैसले कानून के मुताबिक करने की बजाय अपने ज़मीर के मुताबिक किए। और हर बंदे का ज़मीर अपना अपना ही होता है, वो कुछ भी हो सकता है। मुझे पहली दफ़ा आसिफ सईद खोसा पर इस वक्त हैरत हुई जब उन्होंने नवाज़ शरीफ को सिसिलियन माफिया का ना सिर्फ डॉन कहा बल्कि अपने फ़ैसले में भी लिखवा डाला। और मुझ समेत बहुत से लोगों ने बगलें बजाईं। इसकी वजह यह है कि कौम नवाज़ शरीफ से तंग आ चुकी थी और इसके ख़िलाफ़ आने वाले हर फ़ैसले को सही और गलत समझे बगैर खुश आमदीद कहा गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़ैसले जज्बात से आरी होने चाहिए और इसमें इतना कुछ ही कहना चाहिए जितना कानून आपको इजाज़त देता है। जब चीफ़ जस्टिस इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर पूरी मातहत अदलिया भी इसी तरह का कैजुअल बिहेवियर फॉलो करेगी और फिर आप किसी को रोक नहीं सकते। इस सारे मामले पर कल DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जी बताया सारा कुछ कि भी किस तरीके से मुल्क को जो है ना अंदरूनी और बैरूनी जो है ना ख़दशात लाहक हैं और कुछ लोग पाकिस्तान में पाक फ़ौज को अंदरूनी तौर पर आपस में इदारों से लड़वाना चाहते हैं। इसके अलावा उनका कहना यह था कि जी फ़ैसले में इस्तेमाल किए गए अल्फाज आइन, इंसानियत, कानून और मज़हब के मुनाफी हैं। अफ़वाज पाकिस्तान एक इदारा नहीं बल्कि ख़ानदान है। हम अपने इदारे की इज़्ज़त करवाना भी खूब जानते हैं, लेकिन हमारे लिए मुल्क सबसे मुक़द्दम है। मैं इसकी स्टेटमेंट पे आपको सबसे एंड में बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट ठीक है, गलत है, क्या है इसके अंदर, और ये फ़ैसला काफ़ी सोच समझ के किया गया है, क्यों किया गया है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़रा थोड़ा सा मैं तफसील बता दूँ आपको कि जनरल मुशर्रफ के आइन शिकनी केस के फ़ैसले में सिक्योरिटी इदारों को मुशर्रफ की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। जस्टिस वकार सेठ ने कहा कि हम कानून नाफिज करने वालों को हुक्म देते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करें कि वह भगोड़े मुलजिम को गिरफ्तार करें और यकीनी बनाएं कि इन्हें कानून के मुताबिक सज़ा मिले, और अगर वो मुर्दा हालत में पाए जाएं तो इसकी लाश को डी चौक इस्लामाबाद में घसीटा जाए और 3 दिन के लिए वहाँ लटकाया जाए। मुझे समझ नहीं आती ये क्या किया इन्होंने। जस्टिस शाहिद करीम जो कि जस्टिस वकार के साथ जो है ना उन्होंने बिल्कुल इख्तलाफ किया इस पैराग्राफ के ऊपर, जबकि उन्होंने जो है ना मसाली सज़ा की। उन्होंने कहा जी कानून में किसी भी सूरत गुंजाइश नहीं है, ये गैर आइनी होगी, जबकि उन्होंने मुशर्रफ को फांसी देने से इक्तफ़ा किया।
اس کے علاوہ انہوں نے اس میں مزید کہا کہ آئین آرمی چیف کو کسی غیر آئینی اقدام کا اختیار نہیں دیتا، ایک لمحے کی بھی معطلی آئین کو اٹھا کر باہر پھینکنے کے مترادف ہے، ملک میں ایمرجنسی لگا کر آئین کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ممبران افواج پاکستان سمیت سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی قسم کھاتے ہیں۔ حلف کے تحت ممبران افواج پاکستان آئینی بالادستی ملک سے وفاداری کے پابند ہیں۔ افواج پاکستان کے ہر ممبر نے ملک کی خدمت کی قسم کھائی ہوتی ہے۔ افواج کے لیے اعلیٰ قیادت کے ہر ممبر نے آئین کا تحفظ نہ کر کے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عدلیہ کو ایک دم فوج سے کیا مسائل ہو گئے ہیں۔ شہزاد اکبر نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جسٹس وقار سیٹھ سے یہ پیراگراف ڈلوایا گیا ہے۔ حکومت اور فوج کے بعد وہ کون سی تیسری طاقت ہے جس نے مولانا کو تسلی دی کہ مارچ تک ٹھہر جاؤ، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران خان کو مائنس کر دیا جائے گا، ملک میں آپ کی حکمرانی ہوگی اور سب تتر بتر ہو جائیں گے۔ جس نے شہباز شریف کو تسلی دی کہ برطانیہ جا کر 3-4 مہینے ٹھنڈ رکھو، مارچ تک سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو وفاق میں لگا دیا جائے گا، جبکہ پنجاب میں بھی چودھری برادران کی مدد سے ایک اور حکومت ہو جائے گی اور اس میں نون لیگ چودھری برادران کی ہیلپ کرے گی۔ نواز شریف، مریم، آصف زرداری، فریال تالپور اور خورشید شاہ کو ضمانت دے کر احتساب کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ مائنس عمران خان کے بعد ایک اور اہم ادارے کے سربراہ کو مائنس کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ ہیں مائنس عمران پر کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا کون سا سچ ہے جو آصف سید کھوسا کو تو پتہ ہے مگر پوری قوم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ؟ پاکستان کے ادارے دوسرے اداروں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، پاکستان کے ادارے دوسرے اداروں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے کہ جب کسی ملک کے اندر ادارے آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو کبھی بھی جو ہے نا ملک پروگریس نہیں کر سکتا۔ اور پہلے ہمیشہ سول ملٹری تعلقات کی بات ہوتی تھی، اب ایک نیا ہی معاملہ آ گیا ہے کہ عدلیہ اور فوج اور حکومت کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، سلیکٹڈ انصاف کیا جا رہا ہے اور صرف ٹارگیٹڈ کیسوں پر کام ہو رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مردہ حالت میں گھسیٹنے کا حکم دینے والے اور لاش کو ڈی چوک اسلام آباد پاکستان میں 3 دن کے لیے لٹکانے کا حکم دینے والے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ کا آج ایک صبح ایک وکیل کے ساتھ مکالمہ سامنے آیا ہے۔ وقار احمد سیٹھ کا کہنا ہے کہ جی میں ٹی وی پر صرف ریسلنگ دیکھتا ہوں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹی وی پہ جو بھی شور شرابہ مچ رہا ہے، جو بھی ہنگامہ ہو رہا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے جو دیکھنا ہے میں وہی دیکھوں گا، اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں دیکھوں گا۔ جب وکیل نے ان سے پوچھا کہ ان حالات میں آپ کا مطمئن رہنا بہت بڑی بات ہے تو ان کا کہنا تھا کہ کیا ہوا، حالات تو صبح آیا تھا بالکل ٹھیک تھے۔ انہوں نے اس کو ایک طرح سے ایک مذاق میں ٹال دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے اندر کی اور باہر کی کیفیت ایک جیسی ہے یا ڈیفرنٹ ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ نے اپنے اس مکالمے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ انہیں اپنے اس فیصلے پر کوئی رنج، افسوس، پریشانی، غم کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے ان کو ہٹائے جانے کی کوششوں کی ان کو کوئی ٹینشن ہے۔ وہ کس کے سر پر اتنے سکون میں ہے اور انہیں پتہ ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی چیز سمجھ سے بالاتر ہے۔ اٹارنی جنرل نے ان جج صاحب کے خلاف حکومت کی طرف سے کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے اور اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان نے اپنی ٹیم کو سمجھایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اداروں میں تصادم کا جو خواب ہے ہم نے پورا نہیں ہونے دینا اور آپ نے کسی بھی قسم کی عدلیہ کے خلاف بیان بازی نہیں کرنی۔ یہ سخت انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں اپنی ٹیم کو، جبکہ کل پریس کانفرنس میں وزیر قانون فروغ نسیم نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ کو مینٹلی انفٹ قرار دے دیا ہے۔ لاش کو سزا دینے کے پیراگراف نے پورے انصاف کے اس عمل کو پھر سوالیہ نشان لگا کے رکھ دیے۔ ہر بندہ اپنی مختلف رائے رکھتا ہے۔ میری کئی ایسے لوگوں سے بات ہوئی جو مشرف کو پھانسی کے فیصلے کو ہمیشہ خوش آئند کہہ رہے تھے اس کو کہ یہ فیصلہ خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرف کو پھانسی نہیں ہونی تھی، نہ پاکستان میں کسی میں اتنی جرت ہے کہ اسے پھانسی دے، مگر یہ ایک سمبولک فیصلہ تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے مگر لاش کو گھسیٹ کر لٹکانے والے فقرے نے ہر چیز پر پانی پھیر کے رکھ دیا ہے اور اس فیصلے کو نان سیریس بنا دیا ہے۔ میں آپ کو
रबताओं के इदारों के दरमियान गैर एलानिया जंग मुल्क की सलामती और बका के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अहले इक़्तिदार मामले को अपनी इज़्ज़त, वक़ार और अना का मसला बनाने की बजाय इस मुल्क की फ़िक्र करें, क्योंकि इदारों के दरमियान महाज़राई का अमल बैरूनी एजेंडा है जिसे बाज़ अंदरूनी अनासिर हवा दे रहे हैं। इस सूरत हाल में पार्लियामेंट का किरदार बहुत अहम है। वहाँ संजीदगी इख्तियार करके मुल्क की फ़िक्र की जाए। 3 साल से एक मुनज़्ज़म सिलसिले के तहत इदारों के दरमियान तनाव पैदा करके इन्हें कमज़ोर किया जा रहा है और ये काम बैरूनी हाथों का है। और इस मकसद के लिए अभी तक तकरीबन 5 ऐसे काम हो चुके हैं जिससे ये सारे का सारा अमल बेनकाब हो चुका है। पहले एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना करवाया गया, इसे कमज़ोर बनाया गया, यहाँ तमाशा लगाया गया, लोगों को बताया गया कि किस तरीके से धरना होता है और किस तरीके से मुल्क को जो है ना आप नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर आपने अदालतों ने जो है ना एक वज़ीर आज़म को सिसिलियन माफिया करार दे दिया। इसके ऊपर हर बंदे ने, हर बंदा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बाज़ अनासिर आप कह सकते हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ और कई भी ऐसे लोग जिनको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, क्योंकि मेरी वीडियोज़ ज़्यादातर इमरान खान की फेवर में होती हैं। उन्होंने तालियाँ बजाई खूब और फिर इसके बाद सियासतदानों के दरमियान गाली गलौज का सिलसिला शुरू किया गया। सब जानते हैं कि ऐसा करने वाला कौन था और इसका मकसद सियासत और सियासतदानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना और इन्हें ज़लील व रुसवा करना था। फिर जनरल कमर बाजवा की तौसीक़ के अमल को जो है ना इशू बना दिया गया और अदालत ने इसका नोटिस लिया। हालांकि इससे पहले 5 आर्मी चीफ़, 3 नेवल चीफ़, 1 एयर चीफ़ को तौसीक़ मिल चुकी है और इस मामले पे किसी ने कोई जो है ना आवाज़ नहीं उठाई। एक सिस्टम, एक प्रोसेस बना हुआ था कि भी आपको 3 लोगों को जो है ना सजेस्ट करना है वज़ीर आज़म को, उसके बाद एक बंदे को वो चूज़ करके सदर के थ्रू जो है ना उसकी तकर्री कर देंगे। और अगर आपने किसी भी जनरल की जो है ना टेन्योर ख़त्म हो रहा है और अगर आप उसको एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो आप उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं, क्योंकि फ़ैसला जिसने करना है वो वज़ीर आज़म और सदर हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ये फ़ैसला कर सके। फिर मौलाना फजलुर रहमान को मैदान में उतारा गया। मकसद इन्हें इस्लामाबाद बुलाकर डी चौक में बिठाना और इन्हें रोकने के लिए फ़ौज को बुलाना था। और अब एक ख़ास मकसद के तहत और एक ख़ास वक्त में जनरल मुशर्रफ को टारगेट बनाकर सज़ा सुनाई गई है। मकसद इदारों के दरमियान महाजराई है और तनाव है। फ़ौज ने दुरुस्त रद्द-ए-अमल दिया है। वक्त की नज़ाकत का एहसास करें और मुल्क को संभालें। एक दूसरे को दीवार से लगाते लगाते कहीं दीवार ही ना गिर जाए। इस बुरान के ख़ात्मे के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना पड़ेगा। पार्लियामेंट वैसे तो खुर्शीद शाह और दीगर सारे आके बड़ा नारा लगाते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। और भाई अगर सुप्रीम है तो इस तरह के मसाइल को हल करने में क्यों अपना किरदार अदा नहीं किया जाता? जब ये देख रहे होते हैं कि इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त है, वो चुप करके बैठ जाते हैं, कहते हैं देखते हैं ज़रा तमाशा देखते हैं, इसको कमज़ोर होने दें। जब ये कमज़ोर होगा फिर इसके ऊपर वार करेंगे। जब मियाँ नवाज शरीफ पर कमज़ोर होता है तो दूसरे दबक के बैठ जाते हैं कि ज़रा इसको फ्राई हो लेने। तो जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसका रोस्ट खाएंगे। और जब पीपल्स पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है तो उस वक़्त वो दूसरी जमातें जो है ना तमाशा देख रही होती हैं। इन तीनों को अगर ये मुल्क से वाकई वफ़ादार हैं, मुल्क के साथ सिंसियर हैं, तो क्यों नहीं आके बैठते पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट में आके बैठ के क्यों नहीं फ़ैसला करते कि हमने आर्मी चीफ़ की तकर्री पे ये काम करना है, हमने अदलिया को भी इस हद तक लिमिटेड रखना है, किस चीज़ पर बात होगी, किस चीज़ पर बात नहीं होगी, किस चीज़ पर फ़ैसला आएगा, क्या फ़ैसला कानून के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। क्या कभी ऐसा नहीं चल सकता कि आइन शिकनी पर फ़ैसला आए और वो ख़ुद फ़ैसला एक आइन शिकनी हो? इस तरह के फ़ैसले सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया का मजाक उड़ाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जो कर आपका ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।